दोस्तों, एक बार फिर हमारे चैनल राज हॉरर स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज मैं जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। अब ये कितना हकीकत है और कितना फसाना, आप ही तय करिए। तो ये कहानी है मेरे दोस्त राजकुमार के बड़े भैया के बारे में। उनकी जॉइंट फैमिली थी, मतलब उनके दादा दादी भी साथ ही रहते थे। भैया की नई नई प्राइवेट जॉब लगी थी तो शादी के लिए लड़की खोजी जा रही थी। जान पहचान में एक लड़की भी मिल गई तो शादी भी तय हो गई। शादी की तैयारी भी जोर शोर से चल रही थी। पर समस्या ये थी कि घर में दो ही कमरे थे। एक कमरे में दादा दादी और दूसरे कमरे में मेरे दोस्त के माताजी पिताजी और खुद मेरा दोस्त व उसके बड़े भैया रहते थे। अब नई बहू आएगी तो वो कहाँ रहेगी, तो तय ये हुआ कि एक नया घर किराए पर लिया जाए जिसमें दोस्त के भैया भाभी रहेंगे। भैया की सैलरी ज़्यादा थी नहीं तो ले दे के एक पुराना कच्चा घर जो कि रेलवे लाइन के किनारे था ले लिया गया। घर कच्चा जरूर था पर काफ़ी बड़ा था, मतलब दो कमरे, एक बड़ा बरामदा। घर के बाहर पानी के लिए एक कुआं था। ये घर एकांत में था, आसपास और कोई घर नहीं था। घर के बारे में कुछ अफवाह भी फैली हुई थी कि वो घर भूतिया है और कोई भी उस घर में टिक नहीं पाता है। घर का मालिक भी वहाँ नहीं रहता था, पर आज के ज़माने में अफवाह को कौन मानता है। वैसे भी यहाँ का किराया भी कम था। भैया की शादी बहुत धूमधाम से हुई। मैं भी उस शादी में शामिल हुआ था। काफ़ी शानदार हुई थी शादी। उपहार में काफ़ी कुछ सामान भी मिला था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। भाभी जी विदा होकर पहले अपने ससुराल, जहाँ सास ससुर रहते थे, वहाँ आई। एक दिन वहाँ रहने के बाद नए घर की तरफ भैया और भाभी चले गए। हम लोग भी नए घर को देखने पहुँच गए। मैं भी वो घर देखने पहुँचा था। उस समय मेरी उम्र करीब 10 वर्ष रही होगी। काफ़ी बड़ा घर था। वो एकदम सुनसान जगह पर था। ऊपर से वही कोयला खदान वाली रेलवे लाइन जिसकी एक कहानी मैं सुना चुका हूँ, करीब ही थी। मुझे तो काफ़ी डरावनी लगी वो जगह, इसलिए मैं और मेरा दोस्त जल्दी ही वापस लौट आए। कुछ दिनों तक तो वहाँ सब अच्छे से चला। भैया भाभी को वहाँ अच्छा लग रहा था क्योंकि बड़ा घर, कुएं का स्वच्छ पानी, खुला वातावरण, सब कुछ अच्छा। पर कुछ दिनों बाद भैया की रातकालीन ड्यूटी लगी। वो रात 8 बजे अपने काम पर निकल गए। भाभी जी घर पर अकेली थी। वो किचन में कुछ काम कर रही थी। अचानक उन्हें लगा बाहर कुएं में कुछ गिरा। आवाज आई, छपाक। भाभी दौड़कर बाहर भागी कि कुएं में क्या गिरा। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा तो कुआं तो बिल्कुल साफ था। फिर वो वापस अंदर आ गई। फिर वो अपने काम में भिड़ गई। कुछ देर तक सब शांत रहा। फिर अचानक से वही छपाक की आवाज आई। भाभी जी फिर बाहर आकर कुएं में देखा, फिर कुछ नहीं था। अब भाभी को कुछ शंका हुई कि कोई उन्हें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा। उन्होंने तय किया कि इस बार वो छुपकर देखेगी। उन्होंने खिड़की के पर्दे को हटाकर देखना शुरू किया। कुछ समय तक वहाँ कुछ नजर नहीं आया, पर करीब आधे घंटे बाद उन्हें एक औरत, जिसने एकदम सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसके गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था, कुएं के ऊपर नजर आए। भाभी डर गई कि कहीं वो औरत कुएं में तो नहीं कूदने वाली है। वो दौड़कर बाहर आई और चिल्लाई, ये तुम जो कोई भी हो, कुएं में मत कूदना। पर वो औरत अपने बच्चे के साथ कुएं में कूद गई। फिर वही आवाज, छपाक। भाभी दौड़कर कुएं के पास गई पर उसके अंदर कोई नहीं था। अब भाभी डर गई।
क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से उस औरत को कुएं में कूदते देखा था, पर अंदर कुछ भी नहीं था। उन्हें लगा कि वो कुछ गड़बड़ वाली चीज है। वो दौड़कर अंदर आ गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रात भर वो छपाक की आवाज़ आती रही, पर भाभी जी ने अब बाहर ना देखने का निर्णय किया, क्योंकि वो समझ गई थी कि वो कोई औरत नहीं है। भैया जब नाइट शिफ्ट करके वापस आए तो घर अंदर से बंद था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला, तो भैया ने अंत में दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर जाकर देखा तो भाभी अचेत अवस्था में नीचे पड़ी हुई थीं। जब भैया ने उन्हें छुआ तो भाभी का शरीर आग की तरह तप रहा था। भैया तुरंत उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ काफ़ी देर बाद उन्हें होश आया। उनको पुराने वाले घर ले जाया गया, पर कुछ दिनों तक भाभी ने किसी से बात नहीं की, बस खोई खोई सी रहती थी। बहुत से डॉक्टर को दिखाने के बाद उनकी हालत कुछ सुधरी। तो एक दिन भैया ने पूछ लिया, आखिर उस रात को क्या हुआ था। भाभी ने पूरी बात बताई तो भैया ने उनकी बात का यकीन नहीं किया और सोचा कि शायद उस रात को बुखार सर पर चढ़ जाने के कारण उन्हें ये धोखा हुआ। इस कारण आराम करने के लिए भाभी को मायके छोड़ आए। उस दिन के हादसे के बाद से भैया अपने पुराने घर पर ही रह रहे थे, पर वहाँ सोने और रहने में बहुत परेशानी होती थी। इसलिए भैया ने तय किया कि वो उस नए घर में ही रहेंगे। इसलिए घर वालों से इजाज़त लेकर वापस नए घर में आ गए। दादा दादी ने बहुत मना किया था, पर भैया ने जिद कर ली तो सभी ने इजाज़त दे दी। भैया नए घर में रहने लगे। अभी कुछ दिन उनकी नाइट शिफ्ट ही थी, तो उन्हें वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं हुई। पर कुछ दिनों बाद उनकी ड्यूटी डे शिफ्ट हो गई। अब भैया सुबह 10 बजे जाते और शाम 6 बजे तक लौट कर आते। कुछ दिन तो अच्छे से कट गए। भैया को भी यकीन हो गया कि भाभी को वहम ही हुआ होगा, वरना इतने दिनों से उन्हें क्यों कुछ दिखाई नहीं दिया। पर शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। आज भैया की सुबह की ड्यूटी थी। भैया सुबह 10 बजे अपने काम पर चले गए और शाम 6:30 बजे तक लौट कर आए। काम से आने के बाद उन्होंने स्नान किया और खाना बनाने में भिड़ गए। बीच में भाभी जी का फ़ोन आया। भाभी भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थीं। भैया ने भी उन्हें समझाया कि इस घर में कई दिनों से वो अकेले ही रह रहे हैं, पर भैया को कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। तो भाभी ने भी कहा कि वो भी 1-2 दिनों में वापस आ जाएंगी। भैया भी खुश थे, क्योंकि दिन भर ड्यूटी करने के बाद घर आकर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। जो भी हो, भैया ने खाना बनाकर खा लिया था। खाना खाने के बाद भैया ने अपना बिस्तर लगाया और सो गए। भैया सो रहे थे। रात के करीब 1 बजे भैया को ऐसा लगा कि कोई उनकी छाती पर बैठा हुआ है। उनकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं। उनकी छाती पर बहुत ज़्यादा दबाव बना हुआ था। वो चाहकर भी उसे अपने ऊपर से नहीं हटा पा रहे थे। वो अपना पूरा जोर लगा रहे थे। अंततः उनकी आंखें खुली और उन्होंने अपने चेहरे से चादर हटाया। सामने जो दृश्य था उसे देखकर भैया के होश फाख्ता हो गए। उनके छाती पर एक चुड़ैल जिसके बाल खुले हुए थे, सफ़ेद साड़ी, लाल आंखें, पूरा चेहरा भीभत्स था, मानो सड़ चुका हो। वो अपने लंबे जीभ से भैया के चेहरे को चाट रही थी। उसने अपने हाथ, जिसके नाखून बड़े बड़े थे और सड़े हुए थे, उनसे भैया के गले को दबाने लगी। भैया की सांसें रुकने लगी, मानो मौत उनसे कुछ दूरी पर ही हो। पर भैया ने अंतिम बार अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और उस चुड़ैल को जोर से धकेला। इस बार वो दूर जा गिरी और गायब हो गई। रात भर भैया सोए नहीं। सुबह होते ही उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और उस घर को अलविदा कर दिया।
दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। ये घटना उस समय की है जब मेरी उम्र लगभग 10-12 वर्ष रही होगी। गर्मियों का दिन था, मतलब स्कूलों की छुट्टियां लग चुकी थीं। हमारे पड़ोसी लोग सब परिवार अपने गांव चले गए थे, क्योंकि हमारे पड़ोस वाले चाचा जी की मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के क्रियाक्रम के लिए वो लोग अपने पैतृक गांव गए थे। तो घर में मैं, माताजी और पिताजी ही थे। मेरी माताजी मुझे बहुत सी ऐसी बातें सिखाती थी जो आज भी मेरी दिनचर्या में शामिल हैं, जैसे लघु शंका करने से पहले एक बार गले को खकार लेना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से अगर उस स्थान पर कुछ नकारात्मक है तो वो हट जाती है। यह लघु या दीर्घ शंका के उपरांत पैरों को धोकर अंदर आना। वैसे उस समय हम लोग सरकारी घर में रहते थे। हमारा बाथरूम भी घर के बाहर ही हुआ करता था, तो रात को अगर बाथरूम जाना हो तो बाहर ही जाना पड़ता था। तो उस रात पिताजी की नाइट शिफ्ट थी। वैसे पिताजी की ज़्यादातर नाइट शिफ्ट ही रहती थी। वे करीब रात को 8 बजे अपने काम पर चले जाया करते थे। घर पर सिर्फ मैं और मेरी माताजी थी। हम लोगों का रात का भोजन 8 बजे तक हो जाया करता था। उस दिन भी मैंने अपना भोजन कर लिया था और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रात के करीब 10 बजे सोने के लिए बिस्तर पर आ गया था। मेरी माताजी सो चुकी थी। रात के करीब 2 बजे अचानक से मेरी नींद खुल गई। मुझे जोरों की प्यास लग रही थी, तो मैं उठकर पानी पीने चला गया। माताजी गहरी नींद में थी, तो मैंने उन्हें उठाना उचित नहीं समझा। पर अब एक समस्या ये थी कि मुझे जोरों की लघु शंका भी लग रही थी, पर मेरी हिम्मत अकेले बाहर जाने की नहीं हो रही थी। और माताजी इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि मुझे उठाना सही नहीं लग रहा था। मैंने 1-2 बार बाहर जाने की कोशिश की, पर वापस लौट आया। अंततः मैंने निर्णय लिया कि दौड़कर बाहर जाऊंगा, लघु शंका करूंगा, हाथ पैर धोकर तुरंत दौड़कर वापस आ जाऊंगा। मैंने वैसा ही किया। बस मेरी हिम्मत बाथरूम के अंदर जाने की नहीं हुई, तो बाथरूम के बाहर ही एक खुली नाली थी जो बाहर जाती थी। मैं उसी नाली के सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले गले से खकार की आवाज़ की, पर दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज़ आई, मुझे काटो तो खून नहीं। मैं बिना लघु शंका किए ही वहाँ से भाग गया। मैंने पलटकर भी नहीं देखा। अंदर आकर मैं अपनी माताजी को पकड़कर चादर को ओढ़कर सो गया। मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया था। मैं रात भर उसी तरह चादर ओढ़कर सोता रहा। सुबह मैंने जब माताजी से पूछा कि क्या हमारे पड़ोसी लोग आ गए हैं क्या, उन्होंने ना में उत्तर दिया। उस दिन के बाद से मैं कई महीने तक अकेला रात को बाथरूम के लिए नहीं निकला। मुझे नहीं पता उस दिन जो भी हुआ वो क्या था, पर मैं बहुत डर गया था। अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो ज़रूर बताएं।